विधानसभा चुनावों के परिणाम चौंकाने वाले रहे। जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का मौका दिया है। हमारे साथ हैं चरण सिंह सिवाच। हम चर्चा करेंगे दक्षिणी हरियाणा में जो भाजपा ने कांग्रेस का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ किया है, उनको लेकर, विशेष तौर पर अहिरवाल बेल्ट में जो पूरा एक आंधी चली है भाजपा की, उस विषय को लेकर, रेवाड़ी में सीटों का क्या समीकरण रहा उसको लेकर। सिवाच साहब, क्या पूरा लगता है, क्या एक आंधी थी, एक तूफान था, क्या था? कांग्रेस कैसे पूरी तरह से पिछड़ गई? अमित भाई, पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले एक बात मैं कह दूं कि मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं वो केवल शो की जाए है। किसी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को कोई लाभ या कोई हानि पहुंचाने की गर्ज से मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। आप काफ़ी सालों से देख रहे हैं, आप लोग पूछ लेते तो बता देता हूं। बस मेरा इंटरेस्ट है प्रेडिक्शन करने का। अब बात करते हैं ये आंधी वाली जो बात कर रहे हो आप। मैं पिछले 5-6 महीने से आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे लिए ये जो रिज़ल्ट जो है वो चौंकाने वाला नहीं है। मैं लोकसभा इलेक्शन के बाद से मैं ये मान रहा था कि बीजेपी की 45-46 सीट आएंगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि दोनों की करड़ी फाइट होगी। और हमने कई बार पहले भी एक दूसरे और चैनल पे वीडियो डाले थे, उसमें बताया था मैंने 5 महीने पहले 36 से 45 सीट बीजेपी की आ सकती हैं और 37 से 46 सीट तक कांग्रेस की आ सकती है मैक्सिमम। उसके बाद इनेलो बसपा गठबंधन हुआ, तभी मैंने कहा था कि किसी को बहुमत मुझे मिलता नज़र नहीं आ रहा। अब आप कहते हो कि चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। चौंकाने वाला रिजल्ट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रहा था। मैं आपको एक बता दूं एक बात कि लोकसभा में 44 सीट पर, यानी 44 विधानसभा सेगमेंट में भाजपा की बढ़त रही थी और 46 पर कांग्रेस और आप का जो अलायंस था उनकी बढ़त रही थी। जिनमें से मैंने एक वीडियो एक और पेश हुई, हम आप जैसा दिन तो मैंने बताई थी, जिनमें से 12 सीट ऐसी थी जिन पर नॉमिनल सा मार्जिन था। और वो मैंने बताई थी कि ये 12 सीटें। कोसली से 2 वोट की लीड थी। अब आप बताओ, कोसली में 2 वोटर तो होंगे आपके, कहीं 100 की कहीं 200 की। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये आपका गठबंधन नहीं होता तो भाजपा 56 विधानसभा क्षेत्रों में आगे होती। इसलिए मैं कह रहा था 56 में से 10 कम भी हम कर लें तो भाजपा 46 पे जाएगी। और मुझे ये पता था कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव था वो चुनाव बहुत ही पंचायत लेवल पे होकर लड़ा गया था। आपने देखा था, बड़ा टफ फाइट थी। और मेरा ये अनुमान था कि इस लोकसभा चुनाव में जो जाट एससी का जो वोट, जितना परसेंटेज वोट कांग्रेस को मिला था, मुझे कन्फर्म था, मैं श्योर था कि अब विधानसभा चुनाव में उतना परसेंट इनका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पर्सनल चुनाव हो जाता है, वो बड़ा चुनाव था, उसमें कोई इतना वो नहीं होता। इसमें निर्दलीय भी खड़े होंगे, अलग पार्टी खड़ी होंगे, तो उसमें वोट का डिवीज़न होना ही होना था। इसलिए मेरे लिए ये हैरानी वाला चुनाव नहीं है। वैसे मेरा किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, कोई मतलब मुझे कोई वो नहीं है, ना मुझे कोई वो है, कोई खुशी वाली बात है, कोई गमी वाली बात है। लेकिन मेरा ये अनुमान था कि भाजपा सत्ता में आ सकती है। अब बात करते हैं अहिरवाल की। अहिरवाल जो साउथ अपना जो हरियाणा है और विशेषकर अहिरवाल, यहाँ तो बीजेपी कभी से स्ट्रॉन्ग रही है। और लगातार हमने वीडियो जो डाले थे उसमें कहा था बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही यहाँ तो। और बीजेपी के 3 ही तो दुर्ग थे, एक साउथ हरियाणा, एक शहरी सीट, 32 शहरी सीट हैं हरियाणा में, एक अम्बाड़ा जीटी बेल्ट। साउथ हरियाणा, जीटी बेल्ट और शहरी सीट, तो ये मेन गढ़ थे। कांग्रेस का जाटलैंड माना जा रहा था और मुझे ये अंदेशा था कि जाटलैंड में जो है कांग्रेस, मैं 10 सीट पे, मुझे पता था कि 10 सीट पे कांग्रेस का काम गड़बड़ है। बड़ी करड़ी फाइट चल रही थी। उनका नाम भी मैंने लिया कि देवेंद्र कादयान। फिर भी मैंने ये कहा कि मुझे ये लगता था कि हुड्डा साहब के प्रभाव से वो निकल जाए तो निकल जाए, अदरवाइज सीट निकलनी। तो अपने यहाँ साउथ हरियाणा तो पहले से स्ट्रॉन्ग होल्ड था बीजेपी का। तो ये जो बदलाव है, अभी हम बात करते हैं, जैसे जाटलैंड में भी भाजपा को सीटें मिली, अच्छी खासी सीटें मिली है, ये कैसे, क्या मन बदला है या सिनेरियो बदल गया? जाट एससी वोट जो बिल्कुल लोकसभा में नहीं आए 3-4 महीने पहले, अब एकदम से आ रही हैं, भाजपा वोट भी लेके जा रही है। देखो, हर सीट पे अलग बात है। अब बावल की रिजर्व सीट थी जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, रिजर्व सीट है, सारे कैंडिडेट एक ही कम्युनिटी से हैं जी, तो क्या वोट डिवीज़न नहीं होगा? होगा ना।
नहीं, ये अनुमान था ना कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, जाएगा। जबकि जाटों के गांव में भी भाजपा भैया को मैं वोट- फॉर एग्जाम्पल बताऊं, मेरा हम भाई अमित चुनाव लड़ रहा है, मैं तो अमित को वोट दूंगा। जी। सारे कैंडिडेट एक कम्युनिटी से, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, उनकी आपस में उठा बैठ भी है। उसमें ये तो हो सकता है अगर एक को 90 मिल जाए या एक 80 ले जाए, तो कोई 5 ले जाए, कोई 10 ले जाए, कोई तो, लेकिन वोट का डिवीजन तो होना ही था। मानते हो बात? जी। दूसरा ये था, लोकसभा में तो सीधा सीधा पोलराइज हो रहा था, एक कांग्रेस एक बीजेपी। कोई भी कैंडिडेट जो थे मतलब उन पे मतलब इतनी बड़ी जनता का वो पर्सनल वो नहीं होता, लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव में थोड़ा पर्सनल होता है, इंडिविजुअल जान पहचान होती है, तो उससे वोट डिवीजन होना था। रही बात अपने अहीर ये और जो सीट थी, इनमें अहीर हो गए या जो भी अदर कास्ट था, वो सारा जो था वो भाजपा पे ज़्यादा था। यूँ तो मैं हर बिरादरी में हर सबको वोट मिलते हैं, लेकिन ये दिख रहा था कि इन अदर कास्ट का वोट जो था वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा था। हाँ, दिख रहा था। एक साउथ हरियाणा की एक सीट है बादशाहपुर, जहाँ पे वोट जाटों का जो कुमुदनी को मिल रहा था, बाकी सब सीट पे तो कांग्रेस को मिल रहा था। तो जाटों का कोई ऐसा नहीं है कि जाटों पे आप मोहर लगा दे कि ये भाजपा को वोट देंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता कभी किसी बिरादरी का किसी चुनाव में नहीं हो सकता। जाटों को जो था ये कैसे हो जाएगा? कोई भी कास्ट नहीं होती, कोई भी कास्ट हो ही नहीं सकती। तो ये जो एक हम बात करें कि भाजपा ने इस बार राव पर ज़्यादा विश्वास जताया, राव इंद्रजीत सिंह पर 7 से 8 टिकटें उनको दी और लगभग सभी सीटों पर वो कामयाब रहे, तो क्या राव का भी पूरा इम्पैक्ट था दक्षिणी हरियाणा में? नहीं, यहाँ तो राव जी का प्रभाव तो है ही, उसमें तो कोई दो राय थोड़ी है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ, ये तो प्रभाव है, और प्लस बीजेपी का वोट बैंक जी। तो आप गुड़गांव लोकसभा में आपने पूछा, तभी मैंने कहा था दोनों फैक्टर थे वहाँ। राव जी का अपना फैक्टर भी था, पार्टी का वोट बैंक था, तो वो तो दोनों जब दो फैक्टर होते मजबूती तो होती है। फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का है और राव जी का फैक्टर भी है, तो यहाँ तो ये इलाका जो था वो बीजेपी का मजबूत था ही। चलिए रेवाड़ी सीट को लेकर बात करते हैं। चिरंजीव की हार पचाने वाली नहीं थी, सबको लग रहा था लक्ष्मण आए हैं, क्या पता लेट आए हैं, चिरंजीव 3-4 महीने पहले से लगे हुए थे, फिर कैसे एकदम से चुनाव परिणाम लगभग बदले हुए से रहे? नहीं, रेवाड़ी की सीट पे मेरा भी ये मानना है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और मैं बताऊं आपको कि मुझे ये तो था कि रेवाड़ी सीट पे मुकाबला होगा, और मैंने बताया भी था कि भाई 36-37% मतलब वो मुकाबला होगा, और मुझे ये था कि चिरंजीव जो है ना वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रिजल्ट जब देखा तो मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। उसमें कारण ये था कि एक तो टिकट के वितरण में बदलाव हुआ था, दूसरा ये था कि बहुत दिन तक जो है ना चुनाव भाजपा का यहाँ नहीं बन पाया था, ऐसा लग रहा था, और लेकिन बाद में भाजपा को वो हुआ। हाँ, ये ज़रूर था भाजपा फाइट में है, भाजपा को मैं जो है वो कभी मैंने भाजपा को ये नहीं समझा कमज़ोर है। उसका कारण एक और था। देखो, मेरी प्रेडिक्शन, आप लोग तो फील्ड में होते हो, मेरा तो प्रोफेशन भी नहीं है, और ना मैं किसी से कोई फीडबैक ले पाता हूँ, ना मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट है। मैं तो जो पिछले चुनाव और जो सारा वो उसमें मुझे प्रेडिक्ट करके कि भाई क्या है वो नहीं, 61% वोट विधानसभा में मिले थे, लोकसभा में यानी कि रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी को मिले थे। तो 61% जिस पार्टी को मिले हों 3 महीने पहले, आप उसको नकार नहीं सकते। उसमें से ये है कि आप 50% वोट भी अगर मान लो इधर उधर होता है तो 31-32% पे तो बीजेपी थी ही, तो वो तो एक मजबूत वो तो था ही, चाहे उसमें कैंडिडेट कोई भी हो। पिछली बार यही तो सुनील मुसेफर की बात आई थी, तो बोली ये जो है मैंने तब भी कहा था बीजेपी फाइट में, और फाइट में थी भी बीजेपी, लेकिन मुझे ये था कि वही चुनाव होगा पिछली वाला, और पिछले वाले चुनाव में अगर होगा तो चिरंजीव निकल जाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट जो आया वो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये इतना नहीं था अकबर इतनी बात होगी। और जो रेवाड़ी में जो दिख रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, सब लोग जो थे एक बात हो रही थी कि भाई चिरंजीव जो है ना वो बहुत आगे है, बहुत आगे है, और वो लग भी रहा था, लेकिन वो क्या हुआ वो तो पता नहीं। सतीश और सन्नी जो अदर कैंडिडेट थे उनकी वोट कम रही, क्या ये भी एक बड़ा कारण रहा? चिरंजीव लक्ष्मण को ज़्यादा वोट मिल गई। अब भाई सतीश की बात भी मैं यही कह रहा हूँ, मतलब यानी कि रेवाड़ी का चुनाव कई तरह से मुझे वो है। अब भाई सतीश जो थे वो मुझे बहुत मजबूत स्थिति में लग रहे थे, लेकिन उनका नीचे इतना नीचे रह जाना। प्रशांत भाई सन्नी जो थे वो भी पिछली बार अच्छी वोट ले गए थे, वो भी बहुत नीचे रह गए। तो यानी कि रेवाड़ी का चुनाव पूरा ही अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, मेरी नज़र में पूरा अनएक्सपेक्टेड है। और मैं ईमानदार से बताऊं कि मैंने जो 90 सीट की जो प्रेडिक्शन की थी उसमें से
78 सीट मेरी ठीक रही और 12 सीट गलत हुई और 12 सीट में रेवड़ी भी है, और जो गलत है तो उसको भी हमें एडमिट करना चाहिए। अटेली की आप बात कर रहे थे, क्या आखिरी समय तक फंसी रही ये सीट और सबसे प्रोमिनेंट सीट जिस पे सबकी नज़र थी, क्या लग रहा था आपको, क्या लग रहा था श्रीवास्तव साहब? देखो, अटेली की तो मैं बहुत पहले से कन्फर्म सीट बता रहा था, वो दूसरे चैनल पे मेरा वीडियो था और मैं अटेली का वही परिणाम रहा जो मैंने बताया था। मैं आपको बताऊं, 90 में से 60 सीट जो थी वो मेरे मतलब उसमें रिजल्ट में मुझे क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। 30 सीट पे डाउट था, यानी कि नेक टू नेक फंसी हुई सीटें थी। जब मैंने बताया है तो 90 में से मैंने भाई 26 सीट बताई थी जो कन्फर्म बताई थी। उसमें मैं ईमानदारी से बताऊंगा, एक रिजल्ट गलत रहा, एक परिणाम गलत आया, यानी कि एक मेरे खिलाफ गया आदमपुर की सीट। वो भावी बिश्नोई जो हारे, उसको मैं कन्फर्म सीट बता रहा था, लेकिन वो चुनाव हार गए और इसलिए ये मतलब एक सीट 26 कन्फर्म में से 25 ठीक रही, एक आदमपुर की सीट गलत हुई और वो भी 1000 वोट से। और एक बात और भी है, कोई मान सकता था कि आदमपुर से वो हार जाएंगे। जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक वो आदमपुर विधानसभा चुनाव नहीं हारे। लोकसभा चुनाव में तो कुलदीप जी हारे, लेकिन विधानसभा चुनाव कभी वो चुनाव नहीं हारे। 1000 वोट से उनकी हार हुई, ये भी अनएक्सपेक्टेड था। अटेली में क्यों फंसा रहा आखिरी तक चुनाव? नहीं, अटेली में फंसना ही था। देखो, मैंने अटेली में कहा था, मैं अभी आपके आने से पहले कैलकुलेट कर रहा था, मैंने ये कहा था 40% 40% से नीचे भाजपा वहाँ में नहीं रहेगी। और मैंने ये कहा था कि अतरलाल जी मैक्सिमम 37 से 38% पे जाएंगे। मैं अभी कैलकुलेशन निकाल रहा था, 39.5%, 39.5% पे रही है आरती राव और 37.5% पे रहे हैं अतरलाल जी। वही मार्जिन है ये, यानी कि मैंने कहा था ये मैक्सिमम होगा अतरलाल जी का और ये मिनिमम होगा बीजेपी का। तो जब मैक्सिमम मिनिमम को मैं आपको पता है ना मेरी नज़र को, मैं तो ये क्या है कि मैं तो मुझे लीड वीड से मतलब नहीं है, ऊपर कितना जीता ये जीता उससे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम देखता हूँ। वहाँ मुझे जब हो जाए कि हाँ नहीं हो रहा तो मैं कहता हूँ ये कन्फर्म सीट है, इसलिए मैं कहता कन्फर्म सीट है। अटेली में अब एक बात, तो मेरी साख भी दाव पे लगी होती है। मुझे सुबह में तो बहुत बिजी चल रहा हूँ, आपको पता है, मुझे सुबह फोन पे गया कि 80 पे गा रही है कांग्रेस, 11 सीट हो जा रही है। और फिर बाद में जो ना अटेली की कहने लगे लोग, आपने एग्जिट पोल ने सबको कर दिया बिल्कुल एकदम। अच्छा भाई, एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ भाई, मैं कोई वो नहीं है, ये सारे एग्जिट पोल जो थे जी, इनके बाद में बहुत सारे टेलीफोन मेरे पास आए थे और ये एक हिम्मत की बात थी। अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ 40 सीट बीजेपी की कह रहा था, बीजेपी की 20 सीट से ऊपर अगर कोई बता रहा था ना तो लोगों को डंक लग रहा था। गलत कह रहा हूँ बता दो, ऐसा क्या? मुझे बहुत फ़ोन आए थे कि ये पागल हो गया, इसको दवाई दिलवाओ, ये पागल हो गया। और जब 80-11 का तो भी मुझे काउंट करने के लिए फ़ोन कर रहे थे। अब बीजेपी तो 11 पे है, 80 पे है। मैंने ये कहा था 2 घंटे वेट करो, मामला बदल जाएगा और उसके बाद आप लोग फ़ोन नहीं उठाओगे। उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। ठीक है, और वो पलटे आपने देखा। मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं है, मुझे ये पता था बीजेपी यहाँ जा रही है और इसमें कोई वो नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैंने साउथ हरियाणा में यानी कि 8 सीट कांग्रेस को दी थी और साउथ हरियाणा से 12 सीट बीजेपी को दी थी। 3 भी नेक टू नेक फाइट मानी थी। ऐसे करके जब कैलकुलेट किया तो 37 सीट आके थी। 37 सीट, 10 सीट हमने नेक टू नेक रखी। तो मेरा क्या होता है कि कांग्रेस का जैसे एज लोग बता रहे थे तो वो 10 की 10 में कांग्रेस को दे रहा था, तो 47 हो रही थी। 47 होगी ना, तुम्हारे मुझे ये श्योर हो गया था 47 से ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी, किसी कीमत में नहीं जाएगी। और 10 में से मुझे ये था कि अगर बीजेपी को 1 सीट ही मिली तो 38 हो गई, 5 मिली तो 42 हो गई। फिर जब मैंने टोटल करके बताया, वो मैंने बताया, वो मेरा वीडियो है उसमें देख ले। मैंने ये कर लिया कि चलो बीजेपी की 2 और कम कर लेते हैं 37 में से, तो मैंने 35 ले ली और ऊपर 40 ले ली। 35 से 40 बता दी, यानी कि बीजेपी को मैं कम बता रहा। बीजेपी को मैंने मिनिमम पे लिया था, कांग्रेस को मैक्सिमम पे लिया था। और कांग्रेस की मैंने देखी 10 जाएंगी तो 47 हो जाएंगी, 5 जाएंगी तो 42 हो जाएंगी। तो 42-47 को बताया था। 3 इंडिपेंडेंट बताए थे, वो तीनों जीते हैं। 2 इंडिपेंडेंट मेरी नज़र में और थे तो जीत सकते हैं, उनको मैंने इसलिए फिर मैंने 3 बता के कहते थे 1 से 5। इनेलो 1 से 4 बताई थी। इनेलो 5 सीट में मजबूत थी, डबवाड़ी मजबूत थी, रानिया मजबूत थी, एलनाबाद मजबूत थी, हथीन मजबूत थी। तो मुझे यह था कि इनको 1 से 3 सीट मिल जाएंगी
और वो मिली भी हैं 2, अभी तो मैंने पूरा वो देखा भी नहीं है मेरे सामने। हाँ, 2 रानिया मुझे कन्फर्म था, मैंने तो ये भी बताया कि यहाँ कांग्रेस आउट है। रानिया में कांग्रेस आउट थी, रणजीत सिंह चौटाला और उनका मुकाबला चल रहा था। इलाहाबाद का मुझे पता था नेक टू नेक फाइट है, लेकिन फिर भी मेरा क्या कैलकुलेशन करने के बाद नेक टू नेक फाइट जब आ जाती है तो फिर ये हो जाता है कि भाई अब कैसे इसका डिसाइड करें। तो मेरा ये था कि यहाँ पे अभय चौटाला जी काफ़ी मजबूत रहे हैं पहले से ही, और वो सीट को निकाल लेंगे। यानी जब अमित और बराबर दिख रहा है तो फिर और बातों को सोच के फैसला करते हैं। 30 सीट नेक टू नेक थी तो उनका फैसला तो करना ही था। बिल्कुल। तो वहाँ मैंने वो सीट वहाँ दे दी। महेंद्रगढ़ में नेक टू नेक था। नेक टू नेक वाले पे फायदा भाजपा ले गई जो पूरी अंतिम 4-5 दिनों जी बिल्कुल, हाँ महेंद्रगढ़ में नेक टू नेक था। हाँ। तो मैंने फिर भी वो मतलब कांग्रेस को मैंने बताई ना अभी मैं कांग्रेस का एज यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट हर सीट में मैंने कांग्रेस को दिया। आगे भाई बीजेपी जो है ना वो तीसरी बार चुनाव में है भाजपा को, और मिल गया भाजपा को। हाँ ये सब है। ये आखिरी के 4-5 एक बात मैं और कहूँगा, मेरे पास ना कोई मैकेनिज्म है ना कोई नेटवर्क है। आप मीडिया के लोग, आपका सारा नेटवर्क है, और भारत की टॉप मीडिया कितना क्या दे रहे थे एग्जिट पोल 65 से 70 60 फलाना ढिकड़ा, आंधी है तूफान है सुनामी है, कहाँ गई सुनामी, वो तो हवा का झोंका भी नहीं लगा, बल्कि उल्टी आंधी चल गई। मुझे ऐसा लगता है, ये मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई दिख रही है मैदान पे। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव जी साइकोलॉजिस्ट फेल हो गए, और मैंने ये कहा था ये सीट 47 ऊपर लाएंगे कहाँ से, 65-70 कहाँ से लाए। फिर उनका बहुत, भाई मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज़्यादा तो नहीं। उनका मुझे एक कंट्राडिक्टरी पहले लग रहा था, 10% का एज दिखा रहे थे वो। मेरे भाई 10% का एज जब होता है ना तो क्लीन स्वीप होता है। भाजपा की 25-26 सीट भी वो दिखा रहे थे, 30 तक भी दिखा रहे थे, और भाजपा का और उसका वोट शेयर में 10% का डिफरेंस दिखा रहे थे। 10% का डिफरेंस जिस स्टेट में हो जाएगा वहाँ दूसरी पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी, यानी कि 0 सीट भी हो सकती है 10% के एज में। एग्जिट पोल भी हम माने कि बस ये चलता फिरता काम हो गया, अब कोई उसमें कोई बहुत दिखता नहीं। मैं एग्जिट पोल पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। लोग, मैं एक बात हूँ, आप बुरा मान जाएंगे, मैं भी खुद भी कहता हूँ कि अगर मैं भी मीडिया में हूँ और मैं फील्ड पे निकलूँ और मैं वो करूँ, भाई ये घूमने फिरने से आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप 50 लोगों से मिले, 50 के 50 एक पार्टी के मिल गए, आपने सोचा इस पार्टी का बड़ा जोर है, वहाँ पूरा गांव किसी और का है, तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे। मेरी प्रेडिक्शन का ये आधार नहीं होता। मेरी प्रेडिक्शन का आधार, मेरी प्रेडिक्शन अलग तरह की होती है, मेरी कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन फेल होती है, बहुत बार फेल हुई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी मेहनत, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने हवा में ऐसा कर दिया, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन आपने देख लिया फेल हुई है। लोकसभा में फेल थी और छत्तीसगढ़ में मतलब फेल होती जाइए। और मुझे आज एक बात, मुझे तो कोई एग्जिट पोल का मतलब होता है कि वो पोलिंग बूथ पे जाएं, उनसे पता करें, उनसे सैम्पलिंग कराएं। लेकिन एग्जिट पोल में आज तक मुझे कोई आदमी नहीं मिला, अगर पोलिंग बूथ पे मुझे कोई मिला हो जिसने फिर सैम्पलिंग हो, तो फिर एग्जिट पोल कहाँ से हो गया। अगर आपने सैंपल कलेक्ट करे हैं तो आप शाम 6 बजे कैसे कर दोगे, इतने बड़े उसमें तो 6 बजे तो हो ही नहीं सकता, उसमें आपको 2-4 दिन लगेंगे मल्टीप्लाई करने में, तो कैसे हो जाएगा। 10% का वो दिखा, मैंने ये कहा था कांग्रेस का वोट शेयर 41 रहेगा, वो भी रहेगा, मैं उस बात पाता हूँ, वो मैंने बताया 44-56 पे हो गया। अब देखो मेरे 5 बड़े तरीके पे मैं कह रहा था, पिछली बार कांग्रेस को 31 सीट मिली, 10 सीट जेजेपी को मिली, मुझे पता था जज्बा वाला वोट बैंक इसमें जाएगा। अगर मान लो 10 की 10 उसमें जोड़ दो आप, 41 हो गई। 5-6 सीट मैंने जेजेपी की, और तमाम सीट जहाँ जेजेपी हार गई उनको कैलकुलेट किया, और मैंने देखा कि अगर ये वोट कांग्रेस को जाता तो क्या कांग्रेस जीतती, तो 5-6 सीट आ रही थी, इसलिए मैं कह रहा था 47 सीट हो गई। फिर भैया जब 31 सीट पे आप जीते हो, उनमें से 2 तो आपके बदल ही गए थे, तो शाम से वो बीजेपी में चली गई, भवी भी सुनी बीजेपी में चले गए, वो तो बाई इलेक्शन हो ही गया था, तो इनकी 29 ही तो थे। 29 सीट पे आप फाइट करोगे और उनको टिकट रिटर्न करोगे, यानी कि उनको दोबारा से टिकट दोगे, तो वो तो कैंडिडेट की तो बात छोड़ो, अगर वो पार्टी सेम उस पर नहीं आ सकती, यानी कि उसका फर्क आ जाएगा। 29 में से 5-4 तो हार जाएंगे, 5-4 हार जाएंगे तो 24 पे पहुंच गई। 24 के बाद में 47-50 पे जाने में पहला आपको, आप तो 50 पे हो, 50 और बढ़ना है, बहुत मुश्किल है। फिर एक बात और थी, सारे निर्दलीय लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी, सब कुछ अलग लड़ रहा था। अब ये वोट शेयर बता रहे थे कांग्रेस का, अरे कैसे हो सकता था, 43% का वोट शेयर था उसमें लोकसभा में, उसमें ये छोटा चुनाव था, इसमें कम होना था, सबका ही कम होता है, भाजपा का भी कम होगा। आम आदमी पार्टी अलग हो गई, उसका 2-3% तो था, तो फिर कैसे जाएगा। मैं बीजेपी को कह रहा था, मैं 41 को बता रहा था, 46 मिला था, मैं 5 कम करके बता दी 41। मुझे ये पता था 80% वोट शेयर डिवाइड होगा और 20% में अदर सब रह जाएंगे।
80% में होना है जो सब कुछ। तो मुझे ये पता था बराबर लग रहा था, बराबरी था, बराबर था, ठीक। तो बराबर था नहीं, मुझे था कि 40-41 पे बीजेपी है, 40-41 पे कांग्रेस है। 3% का अगर एज में 3% का फर्क हो जाए ना तो 20 सीट बदल जाती हैं। सीटें बदल जाती हैं, ठीक। यानी वो वोट शेयर एक अलग चीज़ है। अब मान लो कांग्रेस का वोट शेयर, ये भी हो सकता है कौन आपका वोट शेयर ज़्यादा हो लेकिन सीट आपके पास कम हो। जैसे माउन खामन 98,000 से जीत गया, तो यहाँ वोट शेयर तो कांग्रेस का बढ़ गया लेकिन सीट तो एक ही निकली। ठीक बात है, बिल्कुल। ये सारी इक्वेशन मतलब समझनी पड़ती है। तो इसलिए जो है ना, मुझे कोई हैरानी भाजपा की नहीं है। मुझे ये लग रहा था आगे इतनी सीट भाजपा ले सकती है।